अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आजकल की जो वीडियोस हैं वो मैं सोशियोलॉजी के टॉपिक पे बना रही हूँ और उसमें आज हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ डिफाइन मेडिकल सोशियोलॉजी एंड राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डेविएंट बिहेवियर। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूँ, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मेडिकल सोशियोलॉजी को। तो मेडिकल सोशियोलॉजी बेसिकली है क्या? मेडिकल सोशियोलॉजी जो है ये सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो हैं उनके इफ़ेक्ट को स्टडी करता है एक पर्सन की हेल्थ और उसकी मेडिसिन के हवाले से। अब देखिए, जब हम सोशियोलॉजी की डेफिनेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी से मुराद एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी फील्ड है जो कि एक सोसाइटी में रहते हुए एक पर्सन को उसकी सोशल इंटरेक्शंस को, उसकी सोशलाइजेशन को, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करती है। यानी हम इसको साइंस ऑफ सोसाइटी बोल सकते हैं। अब जब हम एक सब्जेक्ट जो है जिसको हम साइंस ऑफ सोसाइटी कहते हैं और उसके साथ जब हम मेडिकल की टर्म को इस्तेमाल करते हैं या मेडिकल की टर्म को उसके साथ जोड़ देते हैं तो उससे भी ये मुराद होता है कि यहाँ हम एक ऐसी फील्ड को स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर एक पर्सन की हेल्थ, उसकी मेडिकेशन, उसकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, फिर सोसाइटी में रहते हुए वो उन हेल्थ जो सर्विसेज हैं उनको किस तरीके से अडॉप्ट कर रहा है, हेल्थ प्रोवाइडर्स जो हैं उनके साथ क्या इंटरेक्शंस हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम मेडिकल सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेविएंट बिहेवियर क्या होता है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डेविएंस का मीनिंग क्या है। बेसिकली डेविएंस से मुराद है इनहराफ करना, इनकार करना, किसी चीज़ को मानने से इनकार कर देना। अब डेविएंस बिहेवियर जो है सोसाइटी की में जब हम इसको देखते हैं तो एक ऐसा किरदार, एक ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी की नॉर्म्स और वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। अब ये जो वायलेशन होती है, जब ये सिंपल वायलेशन होती है तो उसको हम बैड मैनर्स बोलते हैं, ठीक है? जिसमें पर्सन जो है वो जो सोसाइटी की वैल्यूज़ होती हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जिस वक़्त वो सोसाइटी की नॉर्म्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो जो है वो डिनाई करता है या उनकी वायलेंस करता है, वायलेशन करता है उनसे या उनसे जो है वो डेविएंट बिहेवियर शो करता है, तो उसको हम फिर अनएथिकल प्रोफेशनल बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है? या फिर उसको लेगलिस्टिक इंश्योरेंस फ्रॉड भी कहा जा सकता है। देखिए, जिस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़ को, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करें, क्योंकि अगर हम उस कल्चर को अडॉप्ट करेंगे तो ही हम वहाँ पर एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन अगर हम एक सोसाइटी में रह तो रहे हैं, हम वहाँ पर जो हमारे जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो हम सब वहाँ से ले भी रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी देने की बारी आती है, यानी हमने कहीं उनके रूल्स, रेगुलेशंस, उनकी वैल्यूज़ को, उनके नॉर्म्स को हमने अडॉप्ट करना है, तो वहाँ पर हम उनको मानने से इनकार कर दें कि जी हम इनको नहीं एक्सेप्ट करते, तो देखिए ऐसे में फिर सोसाइटी इस किस्म के बिहेवियर्स को बियर नहीं करती है। तो फिर जब लोग इस तरह के बिहेवियर शो करते हैं तो उससे सोसाइटी का जो एक बैलेंस है वो ख़राब होता है और इस चीज़ की सोसाइटी कभी भी इजाज़त नहीं देती है। इसलिए ऐसे बिहेवियर जो लोग शो करते हैं उनके लिए फिर सोसाइटी कोई ऐसे रूल्स बनाती है कि वो अपनी इन बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकें। हर सोसाइटी जो है उसकी अपनी नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड कल्चर होते हैं। अब हर सोसाइटी का जो अपना एक नॉर्म्स का सेट है वो उस सोसाइटी के लिए एक नॉर्मल वैल्यूज़ कहलाई जाएंगी। बट हो सकता है कि जो वैल्यूज़ एक कल्चर में नॉर्मल हैं वो किसी दूसरे कल्चर में एबनॉर्मल वैल्यूज़ हों। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक सोसाइटी में एक पर्सन जो बिहेवियर शो कर रहा है वो डेविएंट है तो वो किसी दूसरी सोसाइटी में भी उसका बिहेवियर डेविएंट ही होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि हमारा जो कल्चर है ये एक मुस्लिम कल्चर है, मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर अगर कोई शराब पीता है तो वो एक डेविएंट बिहेवियर होगा। बट अगर फॉरेन कंट्रीज़ में शराब, वहाँ पर का तो कल्चर है शराब पीना, ठीक है? तो वहाँ पर वो बिहेवियर जो है वो एक नॉर्मल बिहेवियर
कंसीडर किया जाएगा। यानी किसी भी सोसाइटी में रहते हुए किसी पर्सन का जो डेविएंट बिहेवियर है वो उसकी करंट सोसाइटी, उसका करंट कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जहाँ पर वो रह रहा है, जिसको उसने अडॉप्ट किया हुआ है, उस कल्चर को, उसकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को, उसकी जो सोसाइटी है वहाँ पर उसकी जो एक जगह है, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन तमाम चीज़ों से जब वो इनकार करता है, देन हम उसको जो बिहेवियर है उसको एक डेविएंट बिहेवियर का लेबल करेंगे। यहाँ हम इलनेस बिहेवियर को एक सोशल रिएक्शन के तौर पर परसीव करेंगे और साथ ही जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है एक पर्सन की, उसमें क्या वाज़े जो है वो उसको ये देखा जा सकता है या उसमें चेंज आता है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। अच्छा, ऐसा होता है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि सोसाइटी में उन्हें मुख्तलिफ़ नज़रिए से देखा जाता है। ठीक है, एक सोसाइटी का एक सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल एक फ्रेमवर्क जो होता है, उसमें जो डेविएंट पर्सपेक्टिव है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी बीमारी पे लोगों के क्या रिएक्शंस हैं या सोसाइटी किसी भी बीमारी को लेकर उसमें क्या स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जो है वो डेविएंट बिहेवियर को क्यों स्टडी करते हैं, उसके पीछे वो तमाम वजूहात आ जाती हैं जो सोसाइटी में रहते हुए जिनकी वजह से एक पर्सन जो है वो बीमार पड़ता है, उसकी मेंटल या फिज़िकल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। जब उसकी वो अपनी मेंटल या फिज़िकल हेल्थ के डिस्टर्ब होने के पीछे सोसाइटी में जो उसको चीज़ें ज़रूरत थी, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो पूरी नहीं हो पाती हैं, लाइक वो किसी भी हवाले से हों, ठीक है? तो देन फिर उसका जो एक बिहेवियर है वो डेविएंट हो जाता है, क्योंकि वो समझता है किसी न किसी हवाले से कि उसकी जो भी ये करंट सिचुएशन है, उसकी ये मौजूदा हालत है जो या जो कुछ वो सफ़र कर रहा है, इसके पीछे सोसाइटी की जो है नॉर्म्स, वैल्यूज़ या जो भी सोसाइटी का एक सेटअप है, किसी न किसी हवाले से वो उसकी इस करंट कंडीशन की वजह है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, एक सोसाइटी में रहते हुए एक पर्सन की जो बेसिक नीड्स हैं, लाइक उसकी खुराक है, उसकी हेल्थ है, उसका फर्दर जो भी लाइक स्कूलिंग है, एजुकेशन है बच्चों की, जो भी ये बेसिक नीड्स हैं, जब ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो पर्सन मेंटली डिस्टर्ब होता है और ये मेंटल डिस्टर्बेंस फिर उसकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ फिज़िकल इलनेस की तरफ मूव होती है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं, अब इससे अगर मज़ीद हम आगे देखें तो जो बच्चों की उनकी जो सोशियोलॉजिकल नीड्स हैं, लाइक उनकी सोशलाइजेशन है, उनका एनवायरनमेंट है, ठीक है? उनकी जो फैमिली सपोर्ट है, उनकी जो सोशल सपोर्ट है। अब ये सारी चीज़ें हैं जो एक पर्सन की मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं। इसमें हमारा जो कल्चर और एथनिसिटी भी आ जाती है, इसमें लैंग्वेज एंड अदर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, ऑक्यूपेशन एंड जॉब सिक्योरिटी भी आ जाती है, सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन, सोशल स्टेटस, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पर्सन की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। अब चूँकि उसकी मेंटल या फिज़िकल हेल्थ सोसाइटी की इन तमाम चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो रही होती है, इसलिए वो एक ऐसा बिहेवियर शो करता है जो कि सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है और हम उसको डेविएंट बिहेवियर का लेबल लगा देते हैं। आज में हम डिस्कस करेंगे पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट रिलेशनशिप। स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेडिकल सोशियोलॉजी की टर्म है, इसमें हम सोसाइटी में रहते हुए डॉक्टर और पेशेंट का जो आपस में इंटरेक्शन है, पेशेंट का जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन है, उन तमाम चीज़ों को हम इस फील्ड में स्टडी करते हैं, इस ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं। देखिए, एक डॉक्टर का जो एक पेशेंट के साथ बिहेवियर होता है, वो बहुत मायने रखता है। एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, उसके साथ एक पॉजिटिव इंटरेक्शन करता है, तो उससे पेशेंट जो है, उसमें जो कोपिंग मैकेनिज़्म है, वो बहुत जल्दी इन्हेंस होता है और वो बहुत जल्दी अपनी उस बीमारी को कोप कर लेता है। लेकिन अगर डॉक्टर का इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ, अपने पेशेंट के साथ पॉजिटिव नहीं होगा, तो उसकी बीमारी ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
अब ये दोनों तरफ से ही चीज़ें मैटर करती हैं कि एक पेशेंट जो है उसका डॉक्टर के साथ बिहेवियर क्या है, या जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो भी इदारे हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ क्या इंटरेक्शन है, या उन लोगों का पेशेंट्स के साथ क्या इंटरेक्शन है। किसी भी बीमारी को लेकर सोसाइटी जो है वो किस तरह से रिएक्ट करती है, और किसी भी बीमारी के हवाले से जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनके क्या रिएक्शंस होते हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक अप हैं। एक चीज़ का दूसरे पर लामहला असर पड़ता है, इफ़ेक्ट होता है, और ये तमाम चीज़ें जब एक पॉजिटिव वे में मूव नहीं कर रही होती तो उससे भी एक पर्सन जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। और देखिए, जब जब कोई पर्सन मेंटली डिस्टर्ब होगा तो अगर उसकी उस डिस्टर्बेंस को फ़ौरी हम ख़त्म नहीं करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस बढ़ते बढ़ते उसकी मेंटल हेल्थ और फिर साथ में उसकी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगी। और जब एक पर्सन की मेंटल या फ़िज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो फिर वो सिर्फ़ एक पर्सन डिस्टर्ब नहीं होता है, उस पर्सन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बाकी जितने भी लोग होते हैं, लाइक उसके फैमिली मेम्बर या जो भी फर्दर ग्रुप जिनका वो पार्ट होता है, वो तमाम लोग डिस्टर्ब होते हैं। और फिर ये डिस्टर्बेंस इस कदर बढ़ जाती है कि वो पर्सन जो है उसका बिहेवियर बहुत रूड हो जाता है, बहुत नेगेटिव हो जाता है, और सोसाइटी के लिए इस तरह के बिहेवियर्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, और फिर इस तरह के बिहेवियर्स को हम डेविएंट बिहेवियर का लेबल लगा देते हैं। अब अगर सोसाइटी में रहते हुए इन तमाम चीज़ें, जो ये छोटी-छोटी बातें हमने पीछे डिस्कस की हैं, जिनकी वजह से एक पर्सन का बिहेवियर डेविएंट हो जाता है, अगर इन चीज़ों को हम टाइमली जो है मैनेज कर लें, हम इनका ख़्याल रखें कि ये चीज़ें एक पर्सन के लिए टेंशन क्रिएट ना करें, प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, तो हम इस किस्म के बिहेवियर्स को सोसाइटी में डेवलप होने से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक था सोशियोलॉजी का, मेडिकल सोशियोलॉजी एंड डेविएंट बिहेवियर। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम जो लेक्चर्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के हवाले से। और बाकी जो है मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया हुआ है तो फिर इसको अच्छे से आप इंटरप्रेट भी कर सकोगे इंशाल्लाह। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में एक वीडियो शेयर की थी जिसमें जो एग्ज़ामिनेशन के हवाले से थी कि आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए है, आपको जो पेपर है उसको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। तो आप अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के साथ उस वीडियो को भी एक दफ़ा ज़रूर सुन लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से आप लोगों के लिए कोई टेंशन ना बने और आप अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। अल्लाह पाक आप सब बच्चों को बेहद कामयाबी अता फ़रमाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।